द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 ऐसे डायनेस्टी के शासकों ने हिंदुस्तान पर रूल ओवर किया था, जिसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के फाउंडर शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश के बारे में हम लोगों ने तज़किरा किया था। हम लोगों ने ये भी जाना था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पीरियड था (1206) से लेकर के 1210 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी में अपने स्वामी शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के मरने के बाद वह दिल्ली के तख्त पर बैठता है। 4 साल तक रूल ओवर करने के बाद 1210 ईस्वी में एक्सीडेंटल उसकी मौत हो जाती है। इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट बीच में आता है जिसका नाम जो था वो आराम शाह। इसका पीरियड जो है वह 1 ईयर था। फिर यह बिल्कुल जो है वह अनेबल शासक था, बिल्कुल अयोग्य शासक था। इसमें बादशाह की कोई ऐसी खासियत नहीं पाई जाती थी। तब कुतुबुद्दीन ऐबक के ही स्लेव और इसी का सन इन लॉ, यानी पहले यह गुलाम था और बाद में चल करके इन्होंने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से कर दी थी, इसलिए इनका जो है वह सन इन लॉ भी हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये पहले स्लेव है और स्लेव के बाद जो है वह सन इन लॉ है। इसका पीरियड जो है 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक था। लगभग 25 साल तक दिल्ली के सल्तनत पर इसने हुक्मरानी की थी। यहां तक हम लोगों ने क्लियर किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो दिल्ली के नजदीक मेहरौली में जो कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन का जो काम किया था, एक्सीडेंटल जब 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, उस वक्त कुतुब मीनार के अधूरे काम को पूरा करवाने की पूरी जिम्मेवारी जो थी और पूरा श्रेय जो है वह इल्तुतमिश को जाता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण काम करवाना शुरू किया था और बाद में इसकी मौत हो गई। यह काम जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। यह अधूरा था, इसने इसको करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दूसरे अचीवमेंट ये थे कि उसने सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। दूसरा इसने जो है वह 2.5 दिन का झोपड़ा, या भी इसका भी कंस्ट्रक्शन करवाने का काम जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को ही था। इसका भी श्रेय इसको दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिनका ये दावा है कि वहां पर 2.5 दिन का मेला लगा करता था, इसलिए उस जगह को उन्होंने जो है वह तोड़ करके और एक स्मारक बनवाया था या एक बिल्डिंग बनवाई थी, इसलिए उसका नाम जो है वह 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस इमारत को बनने में लगभग 2.5 दिन का समय लगा था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। खैर, अलग अलग हिस्टोरियंस के अपने अलग अलग लॉजिक हैं, लेकिन ये 2.5 दिन का झोपड़ा। दूसरा कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, इसका भी निर्माण करवाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। तो इस तरह से उसने कुछ ऐसे अचीवमेंट किए थे। दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक का यह ऐसा मामला था कि वह सबसे बड़ा दानवीर था। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। कहा जाता है कि वह लाखों का दान करने वाला था, बहुत बड़ा वह दानवीर था, इसलिए उसकी उपाधि जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि जो है वह क्या थी? लाखा बख्श। लाखा बख्श इसकी उपाधि जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को, चूंकि बहुत बड़ा यह दानवीर था, लाखा बख्श के नाम से जाना जाने वाला आराम शाह इल्तुतमिश लास्ट स्टेज में जो है, जब इल्तुतमिश बूढ़ा होकर के मरने लगा था, तो इसने अपने जिंदगी में ये वसीयत कर दिया था। फाइनली उसने अपने आप को, अपने जो कोई भी जो उसके अमीर थे, जो कोई भी जो इसके वजीर थे, जो कोई भी जो इसके बड़े बड़े नॉवेल्स थे, उन तमाम लोगों को उसने कहा था कि मेरे मरने के बाद, क्योंकि हमारे बेटों में इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी योग्यताएं नहीं है और वो इस लायक नहीं है कि दिल्ली सल्तनत के तख्त ताज का वारिस बन सके,
दिल्ली सल्तनत के कारभार को संभाल सके और पूरे हिंदुस्तान पर रोल ओवर कर सके। इसलिए मेरी सबसे चहेती बेटी, मेरी सबसे प्यारी बेटी, जिसका नाम जो है वह रजिया सुल्तान होगा। पहले तो यह बेगम थी, बाद में चल करके इसको रजिया सुल्तान का जो है वह उपाधि दिया गया था। इल्तुतमिश ने वसीयत किया था कि मेरे मरने के बाद मेरा जो उत्तराधिकारी होगा, मेरा जो सक्सेसर होगा, वह मेरी बेटी रजिया बेगम को बनाया जाए। उस वक्त अकॉर्डिंग टू इस्लाम ऐसा माना जाता था कि औरतों को किसी देश की हुक्मरानी सौंप पाना बहुत ही डिफिकल्ट मामला है, इसलिए कि ये आज से लगभग जो है वह 800 साल पहले की बात है। इसलिए कि लगभग 800 साल पहले उस वक्त हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश का जो है वह क्या संस्कृति रहा होगा, कौन सी ऐसी कल्चर रही होगी, कौन सा ऐसा सोसाइटी रहा होगा, और उस वक्त जो है वह कितने दकियानूसी कम्युनिटीज के और किस तरह के जो है वह लोग रहे होंगे। इस तरह से रजिया सुल्तान के बारे में अक्सर जो उसके नोबल फैमिलीज के जो लोग थे, उनके मिनिस्टर्स जो थे, उनके बड़े बड़े अधिकारी जो थे, उन लोगों ने जो है वह सरेआम विरोध करना शुरू किया था। लेकिन दूसरा उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं था। सेम ईयर 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु के बाद 1236 ईस्वी को ही रजिया सुल्तान को दिल्ली के तख्त-ओ-ताज का वारिस बनाया जाता है। इसका पीरियड जो था वह 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक था। इसी के जमाने में, रजिया सुल्तान के ही जमाने में, अब मैं इसके बारे में जो है वह बताना चाहता हूं कि एक ऐसा रिवोल्ट किया था भटिंडा के गवर्नर ने। भटिंडा गवर्नर, जिसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान का हुकूमत है। रजिया सुल्तान के हुकूमत के टाइम में भटिंडा के गवर्नर, जिसका नाम अल्तूनिया था, इसने सरेआम इसके खिलाफ, अपने बादशाह के खिलाफ जो है वह विद्रोह शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही आगे चल करके ये अपने रास्ते की ओर जो है वो आगे बढ़ते हैं, ये भी अपनी फौज लेकर के बढ़ता है, इधर से रजिया सुल्तान भी आगे की ओर बढ़ती है। रास्ते में दोनों के बीच जो है वह सुलह हो जाती है, और सुलह होने के बाद यानी दोनों के बाद जो है वो आपसी जो है वह समझौता हो जाता है, और आपसी समझौता होने के बाद रजिया सुल्तान और अल्तूनिया दोनों जो है वह मैरिज सूत्र में बंध जाते हैं, यानी दोनों में शादी हो जाती है और दोनों वाइफ हस्बैंड की तरह जो है वह अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से रजिया सुल्तान जो है वह 400 साल तक हुकूमत की, 4 वर्ष तक हुकूमत की थी, 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक। लेकिन उसने अपने इस 4 साल के समय में, 4 साल का जो इसका पीरियड था, उसमें इसने ये साबित कर दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, रूल ओवर करने के मामले में, हुकूमत के मामले में वह किसी भी तरह से मर्दों से किसी भी मामले में कम नहीं है। इसलिए कि वो बाज़ाब्ता शाही फौज में जब जो एंट्री लेती थी, तो बादशाहों वाला जो कुला होता था, यानी जो टोपी वगैरह जो हुआ करती थी, उसको पहन करके और अपने उस बादशाही लिबास में जो है वो पूरे ठाट बाट के साथ जो है वह अपने सिपाहियों के सामने, अपने नॉवेल्स के सामने, अपने मिनिस्टर के सामने जो है वह पेश किया करती थी। इस तरह से इसका पीरियड जो है वह 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक था। फिर 1240 ईस्वी में सोते हुए कुछ उसके ऐसे विरोधी थे जिन लोगों ने इनका जो है वह कत्ल कर दिया, और रजिया सुल्तान का जो है वह पीरियड खत्म हो जाता है। फिर दूसरा जो है वो आता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, इसका पीरियड जो है 1240 से लेकर के और पूरा जो है वह 1266 ईस्वी तक था नासिरुद्दीन महमूद का। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही नेक, बहुत ही ईमानदार,
बहुत ही जो है वह कर्तव्यपरायण और बहुत ही निष्ठावान शासक था ये, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि जो कोई भी इसके ट्रेजरी में जो माल दौलत जो हुआ करते थे, इसको यह आदमी जो है वह अपने रियाया की संपत्ति समझता था, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी समझता था, और अपने ट्रेजरी का एक पैसा भी अपनी जात पर खर्च करना ये अपने लिए बिल्कुल जो है वो हराम समझा करता था। ये था नासिरुद्दीन महमूद की हुक्मरानी। 1246 से लेकर के 1266 ईस्वी तक इसने हुकूमत की थी, और इस तरह से 20 साल के अपने जीवन काल में उसने जो है वो काम कर दिखाया था जो कि ईमानदारी में पूरे भारत के इतिहास में वैसा मिसाल जो है वह देखने को कम मिलता है। जैसा कि मैं बता दूं, शॉर्टकट एक हिस्ट्री है कि एक बार की बात है कि नासिरुद्दीन महमूद की बीवी जो है यानी उसकी वाइफ जो है वो खाना बना रही थी, रोटी उतारते हुए तवे से उसका हाथ जल जाता है। फौरन जो है वो बादशाह के नजदीक जाकर के कहती है कि मेरे घरेलू काम में मेरा चूल्हा चौका करने के लिए, खाना बनाने के लिए आप जो है वह एक लॉन्ड्री यानी खादमा को रख लें। बादशाह जो है वो निहायत ही इत्मीनान के साथ कहता है कि तुम बादशाह की बीवी तो जरूर हो, लेकिन हमारी इतनी आमदनी नहीं है, मेरा इस तरह से इनकम नहीं है जो कि मैं इतने बड़े पैमाने पर जो है वो खर्च कर सकूं और घरेलू नौकर को जो है वो रख सकूं। वाइफ जो है वो फौरन कहती है नासिरुद्दीन महमूद की कि पूरे का पूरा खजाना जो है वो भरा पड़ा है, सोने चांदी हीरे जवाहरात की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लाखों का दौलत जो है वो हमारे पास मौजूद है, फिर आप जो है वो कह रहे हैं कि हमारी इतनी आमदनी नहीं है। बादशाह का जवाब होता है कि ये जो है वह सिर्फ रियाया की संपत्ति है, यानी पब्लिक की संपत्ति है, और मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसका अमीन हूँ। अमीन का मतलब ये होता है कि मैं सिर्फ उसका जो है वह एक चौकीदार की तरह जो है वह उसका रक्षा करने वाला। ये था हिंदुस्तान का बादशाह, 20 साल तक हुकूमत करने वाला नासिरुद्दीन महमूद की हिस्ट्री। फिर इसके बाद जो है वह हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जिसमें कि नासिरुद्दीन महमूद के प्राइम मिनिस्टर जो थे गियासुद्दीन बलबन के बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। थैंक्स।